हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट सिविल्स। हम लोग कलम आंसर राइटिंग के लेक्चर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिए। उसमें नियॉन सर ने आपको बताया होगा कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद में क्रिप्टॉन सर ने आपको बताया होगा कि एनालिटिक क्वेश्चंस जो हैं उनको कैसे डील करना है। हमारे पास में हमेशा रिलेटिव नॉलेज इतना रहता है एग्ज़ाम की, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम ऑन एन एवरेज वे में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अभिमन्यु सर ने चौथे लेक्चर में आपको बताया होगा कि 2 और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करना है। ठीक है, टू द पॉइंट जाना होता है उनमें। आज जो हमारा ये है 5वां लेक्चर है, इस ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बेसिस पे होगा, है ना। आरएएस में अपने टोटल 24 जो है, एक सेकेंड, ठीक है, अपने टोटल 24 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 नंबर के। उन 24 क्वेश्चंस में से कम 15 और 16 आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, 15 और 16 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप जिनमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिक्स है। अब 15 और 16 क्वेश्चंस में अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हो तो आप ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन बेकार से बेकार 1 नंबर एक्स्ट्रा लेके ही आओगे, अगर कम से कम नंबर भी दिए तो। वो 1 नंबर मतलब कि आपके 15-16 भी छोड़ दो, आप अगर 10 नंबर भी लेके आए ना, तो 10 नंबर का जब आप पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 200 रैंक का डिफरेंस आ जाएगा 10 नंबर पे। ठीक है, ये 2021 में इसका डेटा निकाला था हम लोगों ने। तो जिसके 10 नंबर के डिफरेंस पे 200 रैंक चेंज होगी थी, मतलब कि आप अलाइड से सीधे प्रॉपर में आ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये आगे अभी टॉपर्स की कॉपीज़ के स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ मैं, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि बाकायदा 1.5 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का। अति सर्वत्र वर्ज्यते। हमें अति नहीं करनी है। 2 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिखना होता, उसमें सीधा टू द पॉइंट आंसर दिया, फटाफट से वहाँ से निकले और दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचे, सिर्फ ये करना है। ठीक है, उसके बाद में जो टॉपर हैं उनकी कॉपीज़ हम देखेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब इसका एविडेंस, हम एविडेंस देखेंगे कि वाकई में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे जो ये इतनी बात हो रही है इसका वाकई में औचित्य है क्या। फिर उसके बाद में हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के टाइप्स देखेंगे, बनाना सीखेंगे कि यार कैसे बना सकते हैं इसको। किसी भी क्वेश्चन है उसको कितने डायमेंशंस में सोच सकते हैं कि अच्छा इससे इंट्रोडक्शन बनाया जा सकता है, अच्छा इससे बनाया जा सकता है, अच्छा करंट से बनाया जा सकता है, बैकग्राउंड से बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर कुछ मैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि आप अपने माइंड को पहले से ही तैयार कर सकते हो कि यार एजुकेशन है। अब एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, अब उसके कुछ भी सब टॉपिक हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एजुकेशन में से। तो एटलीस्ट मैं एजुकेशन पे कोई इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रख लूँ कि जैसे अभी रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि भाई अगर इंडिया एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, अगर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा तो इंडिया नौ अपने जो करंटली 3 ट्रिलियन है उससे 9 ट्रिलियन, और 9 ट्रिलियन से फिर 26 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी 2047 में। तो ये स्टार्टिंग अगर इस स्टेटमेंट से स्टार्टिंग कर दें हम तो देख लो, है ना। ये सारी चीज़ हम रेडीमेड में देख लेंगे। और फिर उसके बाद में मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उसमें आपको बोलूँगा आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखोगे अपने एंड पे, और फिर उसके बाद में मैं लिखूँगा उसमें, तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं कौन, तो मेरा नाम रेडॉन है, मैं कनेक्ट सिविल्स में हिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सारा काम है वो सारा मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। अगर आप ऑफिस आए होंगे तो आपकी मेरे से ज़रूर बात हुई होगी, या फिर आपने कॉल वगैरह कभी किया हुआ होगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी मेरे से ही बात हुई होगी। ठीक है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मैं अपनी यूनिकॉर्न है कारदेखो.com, उसमें इंजीनियर रहा हुआ हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने इस पे। ऐसी बात है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का सिर्फ हम लोग ही नहीं बोल रहे, जितने भी टॉपर हैं ना आप सबसे बात कर लो, आप कॉमन चीज़ एक ही पाओगे कि वो बोलेंगे कि ये टॉपिक मेरे कमज़ोर थे और मैंने ये ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए थे, कि कुछ भी आ जाए मैं इंट्रोडक्शन में यही लाइन लिख के आऊँगा, कुछ भी आ जाए मैं कंक्लूजन यहीं से ही करूँगा। तो उसमें क्या होता है, उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो तो टाइम बच जाएगा, ठीक है, और दूसरा अच्छा कंटेंट जाएगा।
जैसे गौरव बुडान, इसको हमने बुडानियन रूल नाम दे रखा है। तो गौरव बुडानियन सर ने बोला था कि भाई मेरे को पता था मेरे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, मैंने उनके ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, उन पे डेटा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सारा, ठीक है। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं देखो, ब्रॉडर में विमेन हो सकता है, पॉवर्टी, कम्युनलिज्म, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलरिज्म। अब विमेन जो टॉपिक है इससे कुछ ना कुछ तो आएगा, GS 1, 2, 3 या 4, इनमें से कुछ ना कुछ किसी न किसी पेपर में तो आएगा। तो आप ऑलरेडी ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो कि मान लो हिलेरी क्लिंटन है, हिलेरी क्लिंटन ने बोला है कि भाई विमेन अनटैप्ड पोटेंशियल है, अगर इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो ये एक रिवॉल्यूशन ला देगी वर्ल्ड में। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला हुआ है, तो आप ये स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो कोई क्वेश्चन, या फिर आप किसी आयरनी से स्टार्ट कर सकते हो कि आज हम विमेन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर अपन लेजिस्लेचर में देखें तो 10% के अराउंड ही है विमेन का पार्टिसिपेशन। भले हमने अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला दिया कि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, बट एक्चुअल कंडीशन ये है। तो इन सारी चीज़ों पर आप अपना दिमाग थोड़ा सा फोर्स कर सकते हो, थॉट प्रोसेस को शार्प कर सकते हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन कर दें। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम ऑलरेडी एक जो अम्ब्रेला टॉपिक्स होते हैं उन पे फ्रेम कर सकते हैं। अब 2 मार्क्स में कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, 5 मार्क्स में कोई ज़रूरत नहीं है, 10 मार्क्स में येस इट इज़ वेरी नेसेसरी, है ना। इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंक्लूजन बोथ आर वेरी नेसेसरी इन 10 मार्क का क्वेश्चन, राइट। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो आप डेट पे जा रहे हो कभी भी, है ना, या कहीं भी डेट पे जा रहे हो, तो आप जब फर्स्ट टाइम मिल लेते हो उसके बाद में आप डिसाइड करते हो कि यार दूसरी टाइम इस XYZ पर्सन से मिलना है या नहीं मिलना। तो मतलब कि फर्स्ट टाइम पे आप एक दूसरे को इवेल्युएट कर रहे होते हो, है ना। सेम वैसा ही एग्जामिनर के साथ में है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंट्रोडक्शन ही आपने बहुत अच्छा डाला हुआ है तो वो आगे आपकी कॉपी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा। अब क्यों, इसका लॉजिकल रीज़न है। देखो एग्जामिनर के पास में एक तो उसकी एज ज़्यादा, एक उसके पास में आपकी कॉपी नहीं है, आपकी कॉपी किस नंबर पे आएगी वो भी नहीं पता, उसके पास में होंगी कम से कम हज़ारों कॉपियाँ। अब उन हज़ारों कॉपीज़ में हो सकता है शुरू की 100-200 कॉपी में बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दे लें वो, लेकिन मान लो कि 500-600 भी कॉपी है, तो आप क्या सोचते हो, आप बताओ, खुद ही सोच के बताओ कि क्या 500-600 कॉपी को वो उसी हिसाब से चेक करेगा क्या जिस हिसाब से उसने पहली कॉपी चेक की थी? नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं उसमें अंडरलाइन कर दें, कुछ भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए, इस शब्द पे पक्का ध्यान जाए। फिर इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दें, ताकि वो इंट्रोडक्शन से ही थोड़ा आइडिया लग जाए कि यार हाँ बंदे ने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, कमेटी की रिपोर्ट लिखी है, इसमें दम है, मतलब इसका कंटेंट अच्छा ही होगा। और फिर बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन से एंड कर दें। आपने मान लो कि SDG लिख दिया, आपने मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई विज़न लिख दिया, ठीक है, तो सॉरी, तो ये सारा कर सकते हैं हम। एट द एंड हमें एग्जामिनर को पकड़ के खींच के लेके आना है कि भाई ये मेरी कॉपी है और इस पर ध्यान दे। उसको नहीं पता आपने कितनी मेहनत की है, उसको नहीं पता आपने कितना टाइम एक कमरे में गुजार दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसके पास में सिर्फ आपकी कॉपी है, आपका कंटेंट है और आपकी राइटिंग है, ये 3 ही चीज़ है। अब अपन एविडेंस पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लाए हुए हैं। अब इनमें क्या है कि ये 2021-2023 की कॉपियाँ हैं, ठीक है, तो इनमें ये और सारे टॉपर्स की कॉपियाँ हैं ये। इनमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे एग्जामिनर ने नंबर छोड़े हुए हैं, ठीक है, और इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन डिफरेंट थीम से लिखे हुए हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि किसी में ओरिजिन से लिखा हुआ है, किसी में बैकग्राउंड से लिखा हुआ है, किसी में करंट से लिखा हुआ है, किसी में डेटा से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये आत्मनिर्भर भारत वाला क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ लेना कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आधारभूत सूचना से संबंधित उपाय हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, देखो सिर्फ इतना बताया कि यार ये जो इनिशिएटिव है ना, ये कोविड जो 19 था उसके डिस्ट्रप्शन के टाइम पे चालू हुआ था। और देखो नोट किया एग्जामिनर ने, ये इस राइट का मतलब होता है कि आपको नंबर देगा वो या तो ओवरऑल मार्क्स में नंबर देगा या फिर यहीं पे ही देगा। देखो 0.5 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। और चारण लिटरेचर का क्वेश्चन था कि और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमने खूब पढ़ा है चारण लिटरेचर, हमें खूब। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, इनमें इन्होंने लिखा हुआ है, देखो कोड पॉइंट्स थे, प्रिंसली स्टेट, डिंगल और पिंगल लिखा हुआ है और इनको नंबर मिले हैं। इस क्वेश्चन में अच्छा नंबर मिले थे इनको, ठीक है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्वेश्चन था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में इन्होंने इंट्रोडक्शन क्या डाला है, देखो कि 1875 में न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई थी, HP ब्लावस्की ने स्टार्ट की थी और जेम्स ऑलकॉट थे उनके साथ में, ठीक है। 1882 में अडयार में आई थी ये इंडिया में। अब ये देखो कितने सारे फैक्ट्स डाल दिए और देखो कितने
1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स सिर्फ इंट्रोडक्शन में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये, मतलब बेस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। तो 1.5 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। देखो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, जियो हेरिटेज साइट से, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने सिंपल सा लिखा हुआ, हालांकि इन्होंने थोड़ा फैक्चुअल मिस्टेक कर दी, फिर भी इसको इनको नोट किया है यहाँ पे, ठीक है। वही थियोसॉफिकल सोसाइटी से, एनी विसेंट से स्टार्ट किया इन्होंने कि भाई एनी विसेंट के आने के बाद में थियोसॉफिकल जो फिलोसफी है वो उसको बढ़ावा मिला इंडिया में। 0.5 मार्क्स, ठीक है। 0.25 मार्क्स देखो गलती के बावजूद भी, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखा 0.25 मार्क्स। ये गांधी जी का एथिक्स से क्वेश्चन था, मीन्स और एंड वाला, कि गांधी नीति शास्त्र के संदर्भ में उक्त टिप्पणी कीजिए उक्त स्टेटमेंट पे, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब ये जो एस्पिरेंट है इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको सिर्फ इतना आता था कि गांधी जी हैं कौन, गांधी जी की फिलॉसफी क्या है, तो वो न्यू वेदांतिस्ट, नव वेदांत विचारक हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इनको पता थी गांधी जी की ईशावास्यम इदम सर्वम, कि एक तो गांधी जी नव वेदांत हैं और जिनका जो चिंतन है वो ईशावास्यम इदम सर्वम के अराउंड रहता है, कि हर किसी में ईश्वर का वास है, ठीक है। और देखो इनको मार्क्स दिए थे, इनके इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। ये देखो ये वापस से थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिला है पूरा, ठीक है। ये देखो इंडियन एंशिएंट फिलोसफी, अडयार 1907, ऑलकॉट वगैरह ये डाला हुआ है, और देखो 1 नंबर मिला है, ठीक है। ये वही वापस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आया, इन्होंने भी, ये देखो इन्होंने कोरोना काल से स्टार्ट किया है, वो बता दिया कि भाई कोरोना काल में आया था, जीडीपी का 10% यानी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला था इसमें, तो इन्होंने देखो डेटा से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए, और इसको अंडरलाइन भी किया है, तो नंबर मिले इनको इस क्वेश्चन में, है ना। ये देखो ये आईआर का क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आया था। अब इनने क्या किया, इन एस्पिरेंट ने सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं उनके नाम बता दिए बस, और देखो 1 नंबर मिला है, बहुत सही नंबर है, 1 नंबर, है ना। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था जिसमें जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आया था कि ये जुडिशियल रिव्यू के फीचर और इवोल्यूशन को आप बताइए इंडिया में। अब इन्होंने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू बता दिया कि भाई ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। 0.5 मार्क्स। वापस से जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है, ये किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी है, इन्होंने बताया कि भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि आर्टिकल 32 देता है, ठीक है। ये देखो 0.5 मार्क्स, ठीक है। ये अभी आपको बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन ये 0.5 मार्क्स, बोलते हैं ना अपन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जब घड़ा भर जाएगा ना तब आपको ये नज़र आएगा कि यार ये मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, ठीक है। ये देखो इसको आप देख लेना, है ना, 0.5 मार्क्स मिले हुए हैं। ये क्वाड से था, वही आईआर का क्वेश्चन है, और इन्होंने क्या किया, सिर्फ क्वाड की ईयर बता दी, एक तो 2007, और क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं ये बता दिया, तो मतलब कि इसके ओरिजिन से स्टार्ट किया है, और देखो 0.5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये वही जुडिशियल रिव्यू वाला है, इन्होंने थोड़े और ज़्यादा आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 13, 226, 124, 142 ये सारे बता दिए, ठीक है। 0.5 मार्क्स। देखो ऐसा नहीं है एग्जामिनर कि आपकी कॉपी को मतलब टाइट चेक करने के लिए बैठा है, नहीं भाई, वो आप ठीक ठाक लिखोगे आपको नंबर देगा, ठीक है। ये देखो एथिक्स का क्वेश्चन था कि एक दूसरे की सीख बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है, एक दूसरे की सफलता, ठीक है। अब इन्होंने इस इंट्रोडक्शन में देखो कुछ खास नहीं लिखा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वी कैन सी दिस फिलॉसफी इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी आई कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब इन्होंने क्या, एथिक्स का क्वेश्चन था उसको इंटरलिंक कर दिया किसी दूसरे सब्जेक्ट से, पॉलिटी से इंटरलिंक कर दिया, कि आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि एक दूसरे से हम सीखते हैं, बेहतर प्रशासन एक दूसरे के से सीखने से बनेगा, वो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो सारे स्टेट्स हैं एक दूसरे से एक तो सीख रहे हैं और एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इनको मार्क्स मिले थे, इसको ये अच्छा स्कोर था इस क्वेश्चन में इनका, ये देखो 1 नंबर मिला है, ठीक है। वही सेम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बताने पे, ये देखो, ठीक है। ये वही एथिक्स का क्वेश्चन है, और लास्ट में इन्होंने क्या किया इसमें देखो कि ये बहुत कुछ सिंपल सा ही लिखा है, बस लास्ट में सबका साथ सबका विश्वास लिख दिया। ये एक्चुअली में टर्म तो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब नई और जोड़ दी जिसमें सबका प्रयास, ठीक है। तो ये है, और 1 नंबर मिला है देखो इस चीज़ का, है ना। ये आगे अपन डिस्कस करेंगे ये सारे,
ये जो मोदी जी के एक्रोनिम्स हैं, ठीक है, और या फिर कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं जो कि हम डाल सकते हैं, या फिर एसडीजी हो गए, ये सारे अपन कंक्लूजन में डाल सकते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। ये देखो 0.5 मार्क्स मिले हैं क्वाड पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा है। 0.5 मार्क्स मिले हैं वापस से क्वाड पे, इंट्रोडक्शन लिखा है, कंट्रीज़ के नाम, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सेम ऐसे कंक्लूजन में 1 नंबर मिला है, 1 नंबर एथिक्स का क्वेश्चन था, और इसमें इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन दिया है कि उन राम राज्य जैसे पवित्र संकल्प की प्राप्ति न्यासिता रूपी साधन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार गांधी जी दोनों पवित्रता और उचितता पर बल देते हैं। मतलब ये कहने का मतलब इनका है कि मीन और एंड ये दोनों प्योर होने चाहिए। गांधी जी इन दोनों की प्योरिटी पे बात करते थे, उनके लिए ये दोनों ही प्योर होने चाहिए। 1 नंबर मिला है, सपोज अब 1 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर इनको इंट्रोडक्शन में मिल गया था, टोटल 2 नंबर हो गए, 2 नंबर का इजाफा ले लिया, ठीक है। ये देखो इन्होंने भी निष्कर्ष डाला है, 1 नंबर मिला है, ठीक है। ये देखो चीन सागर के प्रति संतुलन से विश्व युद्ध, अब ये आईआर का क्वेश्चन था, वही साउथ ईस्ट एशियन वो कंट्रीज़ वाला, अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित बनकर राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, 1 नंबर। बहुत बेसिक से कंक्लूजन है, हम तो इससे और भी बेहतर लिखेंगे, और भी अच्छा कंक्लूजन लिखेंगे, तो हमें तो रिलेटिवली इससे और भी ज़्यादा ठीक ठाक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखो निष्कर्ष विकेंद्रीकरण है ना, और ग्राम सभा को सशक्त करना, ये जो ग्राम सभा से जो क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और इनके लगभग इस क्वेश्चन में लगभग 7.5 के अराउंड थे कुछ मार्क्स, 7 के अराउंड, ठीक है। ये देखो 0.5 मार्क्स छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देख लो 7.7 ये पॉइंट कार्यक्रम जो था उससे क्वेश्चन आया था, और इन्होंने लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। इसी हिसाब से सोलर एनर्जी वाला जो क्वेश्चन था 21 का, इसमें देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि क्रांतिकारी कदम साबित होगा और सौर ऊर्जा में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाएगा, प्रमुख प्रदेश बनाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर मिला था इनको ठीक ठाक नंबर मिले थे इसमें। 1.5 नंबर मिला है, 1.5 नंबर। आंग सूखी और गिरफ्तारी शरणार्थी समस्याओं को भी बढ़ाया है, ठीक है। सिंपल सा लिखा है, कुछ भी 2 लाइन, 1.5 नंबर। अब ये जन सुनवाई वाला था। अब इन स्टूडेंट को एक्चुअली मैं प्रीलिम्स वाला पढ़ा था इन्होंने उस टाइम पे इनको याद होगा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस लेके आए, जो कि ये जन सुनवाई अधिनियम में और ज़्यादा बेटरमेंट लेके आएगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सुशासन के अन्य प्रावधानों को बेहतरीकरण पर शोध करेगी। देखो 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है सिर्फ एक फैक्ट लिखने पे, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, भाई लिखना ही लिखना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब कई स्टूडेंट क्या है कि कुछ भी लिख के आ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि आरबीएससी बोलती है कि मतलब वो है ना कि ब्लफ करेगा, तो वो बोलता है कि हाँ करूँगा, तो आरबीएससी बोलती है कि मारते बड़ा वाला है क्या तू, तो कि मेरे से ज़्यादा ब्लफ कर सकता है क्या। और करंट चीज़ों को देखते हुए आप ये समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये देखो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला क्वेश्चन था, इन स्टूडेंट ने कुछ भी लिख दिया, मतलब जो याद आया वही लिख दिया, है ना। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, है ना, और विचारधारा और पता नहीं क्या लिख दिया, 0 मार्क्स, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मतलब छोड़ दो, है ना। 2 और 5 मार्कर में तो एटलीस्ट छोड़ दो, 10 मार्कर में अपन को रिलेटिवली करना है। अगर आप ऐसे कुछ भी लिख के आओगे तो मतलब नहीं उस चीज़ का। ये देखो वापस से थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला क्वेश्चन था, 0 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे और आपको नंबर मिल ही जाएंगे, नहीं भाई, ठीक ठाक लिखना है, ठीक है। और हम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम में एडवांटेज कैसा है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 15 से 20 मार्क्स का गेन होगा। ये पहले पेपर में अपने 7 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, दूसरे पेपर में 10 आते हैं और तीसरे पेपर में 7 आते हैं, ठीक है। इनको मिला के अपन टोटल 15-20 नंबर ला सकते हैं, और ये आगे अपन डिस्कस कर लेंगे जब इस सेशन के एंड में। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्शियसली देखा इसको, तो अपन इतनी पोजीशन में आ जाएंगे कि यार मतलब कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन हम लिख देंगे किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि भाई 10 नंबर पे 200 रैंक का डिफरेंस आ गया था, ठीक है, 20 नंबर पे, है ना। ये देखो ये कोई 392 नंबर थे एक कैंडिडेट के, उनकी क्या रैंक थी 551, ठीक है। ये 412 थे, इनकी क्या रैंक आई 199, ठीक है।
सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे आप। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इनका रिलेवेंस है। अब ठीक है, ये सारी तो आपने बता दी, पर प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है ना, ये तो हमें भी पता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना होता है, बॉडी को अच्छा बनाना होता है, ये सब हमें पता है। बट हमारे साथ में तो दिक्कत ये है ना कि जब इंट्रोडक्शन लिख दिया तो ऐसा जाता है इंट्रोडक्शन कि खुद को पढ़ने के बाद ये हो जाता है कि यार ये तो क्या ही लिख दिया, मैंने लिखना ही नहीं था इससे बढ़िया। या फिर खूब रिकॉल करते हैं तभी भी याद नहीं आता, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना सारा डेटा है, क्या क्या याद करें हम। और या फिर कि माइंड उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता, इधर उधर के फैक्ट्स मिल जाते हैं और पता नहीं क्या ही बन जाता है। ठीक है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है सारी, बट इनको सॉल्व किया जा सकता है, और थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डाल के, थोड़ा सा प्रैक्टिस से और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस से। ठीक है, अब बर्गर होता है, बर्गर में मान लो कि अगर कोई भी चीज़ नहीं है, मान लो कि ये बीच का ये टॉपिंग नहीं है ना, ये पूरा मसाला नहीं है बीच का, ऊपर की ब्रेड नहीं है और नीचे वाला नहीं है अगर, तो क्या आपको बर्गर सही लगेगा? क्या खाने में सही लगेगा? क्या नहीं ना। सेम वैसा ही अपने क्वेश्चन के साथ में होता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और ये बॉडी, ये तीनों मिला के अपने क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ ना हो ना तो क्वेश्चन अधूरा सा लगेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा एक बर्गर दिखता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में अपन की क्या क्या टाइप हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपन डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ता है और टेक्नोलॉजी में सारी न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि एआई हो गया, एमएल हो गया, आईओटी हो गया, ठीक है, बिग डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें। अब इनकी आप डेफिनेशन प्रिपेयर करके रख लो एकदम स्टैंडर्ड, कि जैसे आईओटी की डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने दी हुई है तो आपको वो पता है ना। बिग डेटा की माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है तो आपको वो पता है। ये सारी तैयार रख लो। अब इसके दो फायदे हैं। ठीक है, डेफिनेशन के देखो दो फायदे हैं कि 2021 में क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और उसके बाद में एक RFID का क्वेश्चन पूछा था 10 नंबर में। तो मान लो कि अपन ने सबकी डेफिनेशन प्रिपेयर की हुई है, मान लो कि बिग डेटा की डेफिनेशन प्रिपेयर की हुई है, तो अगर डेफिनेशन पूछ ली तो भी हम वो डेफिनेशन अपनी काम आ जाएगी रटी हुई, है ना। और 10 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है इसका, क्या एप्लीकेशन है बिग डेटा की, तो भी अपन को स्टार्टिंग में बिग डेटा की डेफिनेशन देनी होगी, तभी भी वो डेफिनेशन काम आ गई। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है इनकी डेफिनेशन तैयार कर लो। जैसे कि कोई मान लो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है पबेड का, तो उसकी आपने डेफिनेशन रट रखी है, तो वहाँ से इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। दूसरा डेटा या फैक्ट से चालू कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो क्राइम है, अगर मान लो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे कुछ आता है, तो आप ADR की रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि अभी भाई ADR की रिपोर्ट आई थी, उसने बोला कि मोर देन 40% ऑफ द ये पार्लियामेंटेरियंस, इन पे 40% से ज़्यादा जो हमारे MP हैं, जो इलेक्ट MP हैं, उन पे क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, तो ये आपने एक रिपोर्ट से स्टार्ट कर दिया। या फिर मान लो कि आप कोई सेकंड ARC की रिपोर्ट से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर की या कोई जनरल की फाइंडिंग से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, वहाँ से हो सकता है ये। कोई बैकग्राउंड से स्टार्ट कर दिया कि जैसे मान लो कि क्लाइमेट चेंज का ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में बैकग्राउंड आप हिस्ट्री क्या दे सकते हो भाई, आप बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, इसकी जो जड़ें थी, जो सीड्स इसके बोए गए थे, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही बो दिए थे। ठीक है, तो वहाँ से आपने उठा लिया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कर लिया। इसके बाद में करंट वाला है। करंट में मान लो कोई भी इवेंट याद है, मान लो अपन यही क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं अपन, है ना। क्लाइमेट चेंज में करंट का इवेंट कौन सा याद है आपको? मान लो कि COP28 याद है आपको। चलो मान लो COP28 भी याद नहीं है आपको, COP21 तो याद होगा 2015 का, जिसको अपन UNFCCC वाला भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि इसके IPCC की रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई IPCC की रिपोर्ट बोलती है कि हमें जो है ये क्लाइमेट चेंज जो है इसको कंट्रोल करना होगा, हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना, कि 1.5 डिग्री तक हमें कंट्रोल करना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। आयरनी होगी, आयरनी की मतलब कि जैसे ये होता है ना, आयरनी को अपन हिंदी में बोलेंगे कि कटाक्ष होता है कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज करना है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, रिवर्स जो है वो उनका BOD और COD हद पार कर चुका है। ठीक है,
ये सारी चीज़ों से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई फार्मूला हो गया, फार्मूला का जैसे कैसे एग्जांपल लोगे कि जैसे एक करप्शन है अपना, तो करप्शन का फार्मूला होता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फार्मूला दे रखा है जो ऐसा है कि मोनोपोली प्लस के डिस्क्रिशन माइनस के अकाउंटेबिलिटी, कुछ ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्ट्स में यही सेम इस चीज़ का, करप्शन का अगर अपन बात करें तो करप्शन का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ही कोर्ट दे रखा है। तो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको कोर्ट याद है, ठीक है, या मान लो किसी सेकंड ARC ने कुछ बोला है तो वो याद है आपको, या फिर कोई पर्सनैलिटी कि जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कुछ बोला हुआ है ना, सोसाइटी पे, महात्मा गांधी जी ने कुछ बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़, इनमें भी अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वो एक तो ये है, डेटा और फैक्ट से स्टार्ट करना। ये एग्जामिनर पे, क्योंकि हमने देखा था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला जो क्वेश्चन था उसमें 1975 लिखा था उन्होंने, सॉरी 1875 लिखा था, अडयार लिखा था, है ना, एनी बेसेंट का नाम लिखा था, उनको 1.5 मार्क्स मिले थे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक करंट से स्टार्ट कर लो, अगर आपको करंट का कोई इवेंट पता है तो वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लो, या फिर किसी पर्सनैलिटी के कोट से स्टार्ट कर दो कि आपने कोटेशन लिख दिया ये पूरा और यहाँ पे नीचे नाम लिख दिया महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये एग्जामिनर इसको देख के नंबर दे देगा आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देख ही लिया था हमने, सब हिंदी में है। भूमिका दोहा से स्टार्ट कर सकते हैं, पंक्ति, पृष्ठभूमि, समसामयिकी, परिभाषा या उद्धरण से, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंट्रो में अपन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और उसके डिफरेंट टाइप पे इंट्रोडक्शन बना के मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारा सही चल रहा है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि फिलोसफी मेंशन्ड इन भगवत गीता कैन बी यूज टू सॉल्व मैनी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब भगवत गीता से क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी टाइम पे आपको पता होना चाहिए था कि मेरे एथिक्स में भगवत गीता का टॉपिक है ना, और भगवत गीता से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो मेरा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन भगवत गीता पे प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन में अपन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब फैक्ट क्या है कि इन्होंने बता दिया कि भाई टोटल 18 पर्व है महाभारत में, जिसमें से लॉर्ड कृष्णा ने जो गीता सुनाई है वो भीष्म पर्व में है, ठीक है, और इसमें 18 चैप्टर हैं और 700 श्लोक हैं। तो यहाँ से फैक्ट से स्टार्ट कर दिया तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। एक आपने स्टार्ट कर दिया करंट के इवेंट से। मैंने बताया था कि भाई करंट का अगर आपको कुछ याद है तो उस पर एग्जामिनर थोड़े से ज़्यादा नंबर दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको लग जाता है कि यार ये तो बंदा सही है, ये न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ता है, इसको नॉलेज है चीज़ों का इधर उधर की। अब देखो करंट में क्या था कि जैसे 2023 के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश, ऋषि सुनक, उन्होंने हाथ में गीता लेके और शपथ ली थी। तो अपन उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई ऋषि सुनक ने शपथ ली है गीता को अपने हाथ में लेके। या फिर अभी रिसेंट की बात बता देता हूँ, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज़ देख रहे हो तो अभी अपन ने देखा एक कि एक तो जो श्रीमद् भगवत गीता है और एक भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। तो ये आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। या फिर जो US की जो अपने जो तुलसी गवाड है ना, स्पाई चीफ, उन्होंने बोला है कि भाई अगर टफ टाइम हो ना तो आप गीता को उठा लो और गीता आपको टफ टाइम पास करवा देगी, उसके अकॉर्डिंग गाइड हो लो, ठीक है। तो ये चीज़ बोली हुई है उन्होंने, तुलसी गवाड जी ने। तो इनका स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी का कोट होगा, कोट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे आयरनी और कोट पे, और कि जैसे सेम इसकी बात चल रही है गीता की, तो अब गीता पे हमें काफ़ी सारे कोट्स पता है, जैसे है ना कि जैसे हीगल ने बोला था कि गीता इज़ ए एसेंस ऑफ इंडियन विजडम, ठीक है। तो ये कोट से स्टार्ट कर दो। या फिर जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स वैसे तो कोई अच्छे नहीं थे ये अपने गवर्नर जनरल, बट उन्होंने गीता के बारे में बहुत अच्छी चीज़ कही है। उन्होंने बोला था कि एक दिन ये ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश एम्पायर, इसका सूरज एक दिन अस्त हो जाएगा, लेकिन गीता की ग्लोरी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो उनके स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या कोई आयरनी होगी, आयरनी जैसे कि मैंने बताया था कि एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो, कि जैसे एक तरफ तो नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं और दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, है ना। एक और हम AI, ML और बायोटेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक तकनीक
की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे छात्र आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हैं। ठीक है, तो महाभारत जैसे संकट से निकला हुआ यह गीता दर्शन कई आधुनिक संकटों का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आयरनी। तो इस क्वेश्चन में हमने फैक्ट से भी इंट्रोडक्शन देख लिया, करंट से भी देख लिया, ठीक है, कोट से भी देख लिया और आयरनी से भी देख लिया। ठीक है, एक और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, ताकि और ज़्यादा बेटर अंदाजा लगे। अब ये 2023 का क्वेश्चन है। अब इन्होंने पूछा है कि भाई परिणाम सापेक्षवाद और परिणाम निरपेक्षवाद, डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ठीक है, की विशेषताएं बताइए और दोनों दृष्टिकोण में प्रशासक के लिए कौन सा उपयुक्त है और क्यों। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हो जाती है कि क्वेश्चन को हमें आंसर भी, या बॉडी के टाइम पे ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को आंसर भी उसी तरीके में करना है जिस तरीके में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर तीन टाइप में, तीन उसमें करोगे गैप्स में, है ना, कि सबसे पहले तो विशेषता बताओगे फर्स्ट में, सेकंड में आप बताओगे कि कौन सा अधिक उपयुक्त है, और थर्ड में आप बताओगे क्यों, रीज़न दोगे उसका। ठीक है, तो ये देखो, अब इसकी डेफिनेशन में याद करो आप क्या लिख सकते हो। आप इसकी डेफिनेशन में सीधा है डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई एक परिणाम को लेके और फिर जो है कर्म कर, मतलब एक में अपन जो कर्म करते हैं वो परिणाम की चिंता रख के करते हैं, और एक दूसरे में करते हैं कि भाई परिणाम के निरपेक्ष, मतलब कि हमें परिणाम से चिंता ही नहीं है, हम तो हमारा सिर्फ कर्म कर रहे हैं, है ना, वहीं तक हम सीमित हैं, जैसे कि गीता होगी, है ना। इस तरफ एक तरफ परिणाम सापेक्षवाद, नैतिक सिद्धांत जो कि किसी कार्य के कर्तव्य और नियमों पर ध्यान देता है, यानी कि कार्य के परिणाम की परवाह किए बिना उसकी नैतिकता का निर्णय करता है। दूसरी तरफ परिणाम सापेक्षवाद कि सही या गलत होने की तुलना उसके परिणाम या प्रभावों के आधार पर करता है। तो ये डेफिनेशन दे दी कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, या फिर मान लो कोई करंट हो गया, तो करंट में क्या लिख सकते हैं अपन कि डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी, हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ स्कीम्स हैं। तो अब जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया कि भाई भारतीय प्रशासन दोनों परिणाम सापेक्षवाद और परिणाम निरपेक्षवाद का सम्मिश्रण है। एक और आईपीसी सीआरपीसी से अधिक उदार बीएनएस की ओर परिवर्तन कर्तव्य और नियमों पर केंद्रित परिणाम सापेक्ष निरपेक्षवाद सिद्धांतों को दर्शाता है। दूसरी ओर अंत्योदय अन्न योजना, नरेगा जैसी योजनाएं भूख और गरीबी को कम करने का उद्देश्य रखती हैं, जो कि अधिक लोगों के लिए सबसे बड़े कल्याण को प्राप्त करने पर केंद्रित। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमने बता दिया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों चीज़ों का ब्लेंड है, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, कि हमारी योजनाएं, जैसे कि हम पुराने जो अंग्रेज़ों के रूल थे आईपीसी सीआरपीसी, उनको बदल के हम बीएनएस लेके आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, जिसका मेन ये है कि हमें जो क्रिमिनल है उनको भी डिग्निटी के साथ में ट्रीटमेंट करना है। तो ये तो अप्रोच हमारी जो है इसको दर्शाती है, डिओन्टोलॉजिकल उसको दर्शाती है। और टेलियोलॉजिकल जैसे कि हम, अब हमें नहीं मतलब कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है या हम कितने घाटे में जा रहे हैं, हमें सिर्फ जो कोई भी भूखा ना सोए, है ना, इस थीम पे काम करना है। तो हमें रसोई योजना चलानी होगी, हमें अन्नदाता आय अन्नदाता योजना चलानी होगी, है ना, नरेगा चलाना होगा। तो ये जो स्कीम्स हैं ये इंडियन गवर्नमेंट की दूसरी अप्रोच, कौन सी, ये जो परिणाम सापेक्षवाद है, इस अप्रोच को प्रतिनिधित्व करती है। कि हमें मतलब नहीं है हमारे मीन्स कौन से हैं, हमें एक है कि यार गरीबी कम होनी चाहिए कैसे भी हो, अब चाहे घाटा बढ़ जाए, राजस्व घाटा बढ़ जाए, पर हम गरीबी कम होनी चाहिए और कोई भूखा ना सोए। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एथिक्स का क्वेश्चन था कि डिफाइन द टर्म इंटीग्रिटी एंड हाईलाइट इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये सिलेबस का पार्ट है, सीधा क्वेश्चन आ गया। अब इसके लिए हमें इंटीग्रिटी की या तो डेफिनेशन पता हो, ठीक है, या बैकग्राउंड पता हो कुछ, या कोट्स पता हो, या करंट हो, या कोई फॉर्मूला हो। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड में तो क्या है कि टर्म इंटीग्रिटी ये इन्होंने दे दिया कि भाई लैटिन वर्ड से आई है, इंटीगर जो लैटिन वर्ड है वहाँ से आई है। ठीक है, डेफिनेशन में हमने इसकी डेफिनेशन दे दी, जैसे इंटीग्रिटी की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने डेफिनेशन दे रखी है, तो आप बाद में लास्ट में लिख भी दो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की डेफिनेशन है भाई है। ठीक है, कि ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में अपने को वो करना है, एक्ट करना है, और खुद के जो सर्विस के प्रति ऑर्गेनाइजेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करना है। तो ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने डेफिनेशन दे रखी है। जब भी डेफिनेशन लिखोगे आप फिक्स ही है, किसी स्टैंडर्ड या तो स्कॉलर की डेफिनेशन लिखोगे या फिर किसी रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिखोगे आप। ठीक है, अब आ गया करंट, कोर्ट में आ गया कि विजडम इज नोइंग द राइट पाथ, इंटीग्रिटी इज वॉकिंग ऑन इट। ठीक है,
ये मैकी ने बताया ये कोट, आप ये लिख सकते हो। करंट में रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च मिशन कर्मयोगी। भाई जो यूपीएससी ने जो मिशन कर्मयोगी है उसका मेन जो मोटो है वो यही तो है कि सिविल सर्वेंट में हमें इंटीग्रिटी और ये जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई करने हैं उनके, ठीक है। तो ये हो गया। फॉर्मूला से क्या हो गया, आपने डिस्कस किया था अभी कि कोर वैल्यूज प्लस के परसिवरेंस इक्वल टू इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारा हिंदी में आप देख लेना एक बार इसको, ठीक है। ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला कि एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन की सीख देती है, इस कथन का विश्लेषण उदाहरणों सहित कीजिए। अब देखो, एक कोट लिख दिया हमने सिंपल सा कि एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है, और स्वामी विवेकानंद का नाम डाल दिया। एग्जामिनर आपको नंबर देगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अपन ने SDG 16 से स्टार्ट कर दिया कि हाईलाइट द रोल ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड रिस्पॉन्सिव अप्रोच फॉर बेटर गवर्नेंस, ठीक है, जो कि SDG 16 इसी के बारे में बताता है, तो हमने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। या फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी, एफिशिएंसी इक्वल टू बेटर गवर्नेंस, वही फॉर्मूला दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया, अपन ने किसी स्टेट का एग्जांपल डाल दिया कि भाई केरला का जो मॉडल है उससे सीखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि करंट इवेंट है ये, अब करंट से आई हमारा इंट्रो कि केरला से हमें सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। या फिर कोई डेटा से स्टार्ट कर दिया, ये देखो ये डेटा यूज़ किया हुआ है मैंने, जिसमें डाला है कि भाई 78% इंडिया स्पेंड करती है, ठीक है, और 250 मिलियन डिप्राइव ऑफ बेसिक नीड्स, ठीक है। दिस कैन बी सॉल्व विद बेटर गवर्नेंस। जस्ट वेट। ठीक है, ऑलमोस्ट 250 इंडियंस आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स कैन बी सॉल्व बाय बेटर गवर्नेंस। तो हमने ये एक करंट इवेंट से डेटा वेटा उठा के और फिर बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है और बेटर गवर्नेंस से हम ये इन समस्याओं का निजात पा सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन का टाइप, कंक्लूजन में भी सेम वही इंट्रोडक्शन वाला है कि या तो कोई स्लोगन या कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो कि कोट में मान लो कि याद आ गया कुछ भी, जैसे गांधी जी के बहुत कोट्स होते हैं, है ना, विवेकानंद जी के कोट होते हैं, इन सब के कोई भी याद आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे कि मान लो हेल्थ है तो हेल्थ इज़ वेल्थ, गांधी जी ने बोला है, तो क्या ये याद आ गया हो, ठीक है। या फिर कोई मान लो कि जैसे इंटीग्रिटी वाला अपना क्वेश्चन था, तो एक गांधी जी का कोट याद आता है कि भाई इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, ऐसा करके एक कोट है गांधी जी वाला। तो हो सकता है अपन उससे एंड कर दें इंटीग्रिटी वाले क्वेश्चन को, तो ये सारे अपन कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से लिंक कर दें, ठीक है। इंट्रोडक्शन से अगर अपन लिंक कर दें कि कोई भी इंट्रोडक्शन दिया था मान लो, और लास्ट में बॉडी बना दी, और लास्ट में अपने कंक्लूजन में लिख दिया कि तो इस तरीके से हम ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे बताऊंगा मैं कैसे करना है इसको, ठीक है। इंटर सब्जेक्ट लिंक अपन ने देखा था, पेपर किसका था, एथिक्स का, और हमने उसको कनेक्ट कहाँ किया था, उन एस्पिरेंट ने कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वहाँ से स्टार्ट किया था। और कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है किसका, पॉलिटी का पार्ट है ये। तो इंटर सब्जेक्ट का इंटरलिंक कर दो। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से फ्रेम हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज से फ्रेम हुआ है तो आप लिख दो कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक्चुअली हमारे आर्टिकल 51 के एफ ड्यूटी में दे रखा है ना, मतलब एफ एच वगैरह, मतलब या फिर आर्टिकल 51A ही लिख दो आप, 51A में हमने दे रखा है, DPSP में हमने हमारे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, है ना, आर्टिकल 21 है, इन सब से इंटरलिंक कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। टारगेट्स में क्या आ गया, SDG आ गया। SDG गोल्स को अगर आप देखोगे ना ढंग से डिटेल में, तो कोई भी एक सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आपका SDG में से कंक्लूजन बन नहीं पाए, ठीक है। उसमें भी अंदर काफ़ी सारे गोल्स दिए हुए हैं, जैसे SDG 1.16 ऐसा कुछ करके, मतलब ये सारे गोल्स दिए हुए हैं उसमें अंदर, तो वहाँ से हम देख सकते हैं ना। तो टारगेट पे लिख दिया, या तो SDG लिख दिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई विज़न है वो लिख दिया, है ना। एक रेडीमेड अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे, स्कीम्स और इनिशिएटिव में से, कि जैसे मान लो कि वही इंटीग्रिटी का अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसका अपन ने कोर्ट का भी देख लिया था। अब उसमें मान लो स्कीम्स पे अगर कंक्लूजन लिखना हो तो कैसे लिखना होगा कि
जो भी है मान लो कि प्रॉब्लम्स हैं, और लास्ट में अपन ने एंड कर दिया कि हालांकि मिशन जो कर्मयोगी है, मिशन कर्मयोगी इस रेफरेंस में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनमें मॉरलिटी बढ़ाने के लिए ही एक बेहतरीन प्रयास है, ठीक है, गवर्नमेंट का। अब कंक्लूजन को एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, फिलोसफी मेंशन इन भगवद गीता कैन बी यूज टू सॉल्व मैनी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। इसका अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था काफ़ी चीज़ से। अब देखो समरी में क्या लिख सकते हैं अपन कि ओवरऑल भगवद गीता इज गाइडिंग लाइट इन ट्रीटिंग इन 21st सेंचुरी प्रॉब्लम, ठीक है, कि भाई 21वीं सदी में भी आज भी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान देने का वो रखती है गीता, ठीक है। एक स्लोगन हो गया, एज डिक्टेटेड बाय श्री कृष्णा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम भक्ति भारत है अभ्युत्थानम तदात्मान अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, ठीक है। तो इस कोट्स के साथ में अपन ये स्लोगन के साथ में एंड कर सकते हैं कि भाई जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक गीता गाइड करेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ में लिंक जो मैं बता रहा था अभी, है ना, कि जैसे कि हमने मान लो कि इंट्रोडक्शन वॉरेन हेस्टिंग से स्टार्ट किया था कि एज डिपिक्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग गीताज विजडम नॉट ओनली आउटलिव्स ये द ब्रिटिश डोमिनियन और एनी डोमिनियन ऑफ इविल फोर्स मॉडर्न प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, ठीक है। कि ये मतलब इंट्रोडक्शन के साथ में लिंक कर दिया कि भाई जो वॉरेन हेस्टिंग ने बताया था कि जो गीता है ये सारे जो एविल्स हैं उनसे टक्कर लेने का मादा रखती है, उनका सॉल्यूशन देगी। कोई भी समस्या लाओ आप और गीता में उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ऐसे अपन इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग ने दर्शाया था गीता का ज्ञान न केवल ब्रिटिश प्रभुत्व को बल्कि इस दुनिया में किसी भी बुरी ताकत को के प्रभुत्व को मात देने में कारगर साबित होगा, ठीक है। या फिर आप उस पर लिख सकते हो कि मान लो जैसे आपने हीगल के कोट से स्टार्ट किया था कि गीता इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दोगे कि जैसे कि हीगल ने बताया था, तो इसी गीता ने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग पैदा किए हैं, जो कि जिन्होंने अपना कि दे हैव सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द कॉज ऑफ नेशन, है ना। ऐसा आप कर सकते हो। अब कंक्लूजन आ गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पे वही सेम तरीका, डिफरेंट वे, कोई किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो कि भाई एक दूसरे की सफलता सीख देती है। अब यह दृष्टिकोण समावेशी विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण को अपनाता है। हमने देखा था ये किसी ने इंट्रोडक्शन में यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यूज़ भी अपन कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण महात्मा गांधी के सर्वोदय और स्वराज की अवधारणा को के सपने को साकार करने में मददगार साबित रहेगा, ठीक है। ये हो गए। तो अपन ने काफ़ी सारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देख लिए और उन पर डिफरेंट बना के देख लिए कि यार ऐसा हो सकता है, या तो स्लोगन हो सकता है, या कोई कोट हो सकता है, या करंट इवेंट हो सकता है, कोई बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता क्या है भाई, ये है चीज़ क्या है। तो रेडीमेड में ऐसा है कि जब आप पढ़ रहे हो और अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो हर सब्जेक्ट में आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि यार इससे 10 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से सीधा कर लो, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो एक मैंने स्टैंडर्ड लाइन उठा के रख ली कि प्राचीन स्थापत्य, गुफा चित्रकला और लोक कलाएं भारतीय संस्कृति विरासत की विशिष्ट पहचान है। अनुच्छेद 51 AF अतुल्य भारत अभियान और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी योजना इनके प्रचार प्रसार में अत्यंत सहायक हैं। अब चाहे सन टेम्पल का क्वेश्चन आए या अशोकन पिलर का क्वेश्चन आए, हम ये चीज़ लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि देखो स्थापत्य कला की भी बात होगी, गुफा चित्रकला की बात होगी, लोक कलाओं की बात होगी, ठीक है। और इंटर सब्जेक्ट कनेक्टिविटी कर दी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इससे बेटर कोई और इंट्रोडक्शन हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमी में जैसे बहुत से एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, सोशल सेक्टर है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, इन सब पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से तैयार किया जा सकता है रेडीमेड। क्योंकि इनसे अगर पेपर 1 में नहीं आया, इकोनॉमी में नहीं आया, तो हो सकता है कि ये पेपर 3 में आ जाए, या हो सकता है पेपर 4 में इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसका तो जरूरी है अपने को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर रखना, ठीक है। और ये तो मैं बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि इस स्लाइड में या इतने टाइम में इतना ही बताया जा सकता है ना। बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बना के रखना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। और वो किसी भी पेपर में आ सकते हैं उनसे क्वेश्चन। अब देखो जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमने सब टेस्ट सीरीज़ में किया हुआ है। ये देखो ये टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है कि भाई ये इंडियन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट है,
इसकी की अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस पे चर्चा करो। तो अब ये टेक्सटाइल का इसलिए डाला था क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में टेक्सटाइल खूब दिया है, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। अब देखो इसमें कितना सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है टेक्सटाइल वाला, और 45 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। बताओ, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कंक्लूजन में अपन ने क्या डाल दिया, देखो इसी क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज का ही बता रहा हूं मैं। 150 बिलियन, 150 बिलियन ठीक है, एक सेकेंड है ना। तो देखो कंक्लूजन अपन ने क्या दे दिया कि विद गवर्नमेंट सपोर्ट, डिमांड ऑफ एमएमएफ एंड सस्टेनेबल फैब्रिक एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, चेंजेस, इंडिया कैन अचीव अ गोल ऑफ 150 बिलियन डॉलर इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बाय 2030। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन से हमने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन से कनेक्ट कर दिया 150 बिलियन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेडीमेड क्वेश्चन पे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको कि एग्रीकल्चर में प्रिपेयर करके रख सकते हो। एक सेकंड देख लेता हूँ सब सही चल रहा है क्या। अब आप देखो एग्रीकल्चर से प्रिपेयर करके रख सकते हो कि भारत एक कृषि आधारित देश है और 45% से अधिक जनसंख्या कृषि में संलग्न है। अब ये कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप MS स्वामीनाथन के कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ये देखो उपरोक्त प्रयास 2025 में किसानों की आयु को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि चीन ने क्या किया था, 1978 में पॉलिसी लेके आई थी, तो अपनी जो गरीबी है उसको इंडस्ट्रियल ये एग्रीकल्चर पॉलिसी से गरीबी को घटाया था। तो ये अपन ने लिख दिया, ये कंक्लूजन में लिख दिया। और कंक्लूजन में ये वे फॉरवर्ड है कि आपने सिर्फ कंक्लूजन नहीं दिया, आपने कंक्लूजन के साथ में जो समस्या थी उसका समाधान भी दे दिया, ठीक है, कि भाई चीन ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये देख लेना, आपकी 6 वर्षों में गरीबी रेखा को 33% से घटा के 15% कर दिया, ठीक है। अब समय आ गया कि भारत भी इसी दिशा में कदम उठाए। और ज़्यादा ऐड करना है तो आगे लिख दो कि इसके लिए जो कमेटी है अशोक दलवाई, उसकी जो ये रिकमेंडेशंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, MS स्वामीनाथन का कोट है कि यदि कृषि में गड़बड़ी हुई, इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स नथिंग एज विल हैव अ चांस टू गो राइट, ठीक है। ये वाला है, आप ये देख सकते हो, ये कंक्लूजन। तो ये मैं रेडीमेड प्रिपेयर किए हुए हैं, आप ये पढ़ लेना थोड़ा सा। अभी यहाँ पे अपना टाइम बहुत लिमिटेड है तो इन सबको नरेट नहीं करेंगे। एक देखो क्वेश्चन था, ये क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में ही। तो देखो इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, ठीक है, सप्त ऋषि अप्रोच, ग्रीन ग्रोथ वाला, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन डाला हुआ है। तो टेस्ट सीरीज वालों को तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, उनके लगभग हमने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रिपेयर करवा रखे हैं ऑलरेडी, अगर आपने सॉल्यूशन ढंग से पढ़े हैं तो। अदरवाइज आप भी आपको भी चैलेंजेस फेस हो सकते हैं इसमें। एथिक्स हो गया, ठीक है। एथिक्स में भगवत गीता हो गया, अपन ने देखे ही थे क्वेश्चन। गांधीयन एथिक्स क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का। इंटीग्रिटी होगी, एथिकल डिलेमा हो गया, एथिकल डिसीजन मेकिंग हो गया, ऐसे ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो इनसे इनके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमारे दिमाग में रहने चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था कि वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफर डिफाइन एथिकल डिसीजन इन दियर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन अपन ने क्या दिया है कि when a decision is evaluated based on normative ethics principle such as determining what is wrong and what is right, appropriate or inappropriate and good or bad, it is referred as ethical decision making। तो इन्होंने EDM को परिभाषित कर दिया, इसकी परिभाषा दे दी, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या लिख दिया कि वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफर जो हैं ये विद इंडियन थॉट्स एंड बेटर आउटकम, और ठीक है। कंक्लूजन का क्या है कि स्वामी विवेकानंद वाले उस पर कंक्लूजन दिया है कि इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स, भाई इन दोनों को न्यू वेदांतिस्ट थे ना, उन्होंने मिला दिया था। कि विवेकानंद क्या बोलते थे, विवेकानंद बोलते थे कि वेस्ट से लो आप स्पिरिचुअलिज्म और ईस्ट से लो आप वेस्ट से लो आप मटीरियलिज्म और ईस्ट से लो आप स्पिरिचुअलिज्म, और इन दोनों का जो ब्लेंड है वो ह्यूमन प्रॉस्पेरस ह्यूमन लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। एक और है शासन में जवाबदेही वाला। तो देखो इसमें अपन ने 3 कंपोनेंट्स बता दिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। और देखो
कंक्लूजन में कितना प्यारा कंक्लूजन दिया है हम लोगों ने, है ना, कि अपन लोगों ने कि above mentioned measure can be dreamed of a true अमृतकाल एंड ए विश्व गुरु बाय 2047। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आगे अपन मैं बताऊंगा आपको, मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ऐसे जिनको आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, इसको ढंग से अंडरलाइन करके आना है ताकि एग्जामिनर देखे कि भाई देख मैंने अमृतकाल लिखा है, भाई मैंने 2047 लिखा है, इसको देखो आप। ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बता ही दिया था कि ये AI, ML, IoT, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, नैनोटेक वगैरह, इन सब से डेफिनेशन रट लो इनकी। ठीक है, डेफिनेशन ही इनके इंट्रोडक्शन का काम कर जाएगी। अब ये 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है और ये 10 नंबर में भी पूछ अगर क्वेश्चन बना तो डेफिनेशन काम में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन अगर हमें याद है तो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ये देखो। ठीक है, और टैक में नई टेक्नोलॉजी में से आप एक टर्म याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ, डबल एज सॉर्ड। डबल एज सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी, उसके सिर्फ फ़ायदे तो हैं, फ़ायदे के साथ में उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारे चैलेंजेस लेके आती है। तो आप कंक्लूजन में किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए ये कंक्लूजन दे सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी जो है एक डबल एज सॉर्ड है, उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपने इंडिया वाला बता दो कि हम जो भी AI वगैरह की समिट हुई तो इंडिया का ऑफिशियल उसमें स्टांस क्या था, तो वो ये था कि हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो बट उनका जो यूज़ हो वो रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो। ठीक है, तो आप एक तो डबल एज सॉर्ड वाला यूज़ कर लेना, है ना, और एक कर लेना कि रिस्पॉन्सिबल यूज़। ठीक है, कि ये बैन और बूंद दोनों हो सकती है, या अभिशाप और वरदान दोनों हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि ह्यूमन इसको कितना रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर पाता है। ठीक है, और बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो टेक्नोलॉजी में, और ये किसी भी कोई भी क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के लिए उसके काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी है, तो पॉलिटी में देखो फेडरलिज्म पे आपका कंक्लूजन प्रिपेयर, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन है, इस पे आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इस पे आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर रहना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया, इन पे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस पे आपका प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कंक्लूजन, क्योंकि भाई 1973 का अराउंड आया था और 23 हुआ था, लगभग इसको अपने क्या कहते हैं 50 साल हो गए थे बेसिक स्ट्रक्चर को, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी थे। ठीक है, तो पता होना चाहिए, है ना। और जब कंक्लूजन के टाइम पे इतना ध्यान रहना चाहिए कि जैसे अब मान लो फेडरलिज्म है, आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हो पॉलिटी की तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है सेकंड ARC के रिकमेंडेशन में कि भाई एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन केंद्र में जो सेंटर है उसमें ब्लड प्रेशर क्रिएट कर देता है और पेरीफेरी में एनीमिया क्रिएट कर देता है। तो ये इसका कहने का मतलब ये सेकंड ARC का कि ना तो फेडरलिज्म, कंप्लीटली फेडरलिज्म, और ना ये यूनिटरी गवर्नमेंट, ये दोनों नहीं, इनका ब्लेंड चाहिए होगा, है ना। मिडिल पाथ पे हम हमेशा चलेंगे, तो ये बना सकते हो। देखो आप ये लिखा हुआ है, ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये टू मच सेंट्रलाइजेशन, ये सरकारी या कमीशन वाला लिखा हुआ है। ठीक है, एक फेडरलिज्म का 10वीं क्लास की बुक आती है अपनी, है ना, उसमें चैप्टर के बाद में एंड में दे रखे हैं कंक्लूजन्स, तो उसमें से देखो एक कितनी बढ़िया लाइन मिली कि फेडरलिज्म इज लाइक ए रेनबो, डिस्टिंक्ट इन इट्स कलर येट यूनिफाइड इन फॉर्म, रिफ्लेक्टिंग अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन है, और 10वीं क्लास की बुक में थी ये, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मान लो फेडरलिज्म से क्वेश्चन आया तो आप कितना इजी हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड है, कंक्लूजन प्रिपेयर्ड है, बस थोड़ा सा बॉडी में लिखना है और फटाफट से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 या 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने देखो सेपरेशन ऑफ पावर पे लिख रखा है। ठीक है, कि दोनों में बैलेंस चाहिए होता है, कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर भी डिजायरेबल नहीं है, और ये देखो कार्यपालिका और विधायिका उचित नियंत्रण संतुलन बनाए रखते हुए न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, ताकि संविधान में उल्लेखित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का वो नहीं हो सके। अब ये बता रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये चीज़ मिक्स है, अगर तीनों एक साथ मिलके काम करनी है तो मतलब कि स्वर्ग है पृथ्वी पे वो जगह। ठीक है, तो इन तीनों को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखाएं जो हैं इनका ज्ञान होना चाहिए, और अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए इनको। ठीक है, कितना बढ़िया कंक्लूजन था आप ये, है ना। और ये देखो पूर्ण पृथक्करण न तो वांछनीय है और न व्यवहारिक,
तो ये आप पढ़ लेना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे आप सोच सकते हो इस डायरेक्शन में। ज्योग्राफी हो गया। अब ज्योग्राफी में 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था। अब मेरे को एक बात बताओ कि 2018 के बाद में 2 टॉपिक ऐड हुए थे अपने, जियो हेरिटेज साइट और जियोलॉजिकल पार्क, है ना, जियो पार्क। अब हमें पता नहीं है क्या कि अगर वो टॉपिक ऐड हुए तो 10 नंबर का क्वेश्चन उसमें से फ्रेम हो सकता है? तो बिल्कुल पता है। और जब हमें ये पता है कि ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं तो इनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। और देखो 2021 में ये जियो हेरिटेज साइट से 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आपके पास में यूनेस्को की डेफिनेशन होनी चाहिए। यूनेस्को ने डेफिनेशन दी हुई है कि क्या जियो हेरिटेज पार्क होते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से फिजिक्स का अपन देख सकते हैं। फिजिक्स में एमआरआई एनएमआर ऐड हुआ था, तो एमआरआई और एनएमआर से क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी थी। 2021 में नहीं आया, पर 2023 में क्वेश्चन आया है एमआरआई से। अब 2023 में जब क्वेश्चन आया और आपका ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर्ड है, तो आपके पास में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होगा एमआरआई का, और आपने लिख दिया होगा, और वो क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अटेंड किया होगा, वो होगा, ठीक है। ये साइंस के टॉपिक हैं कि एनएमआर, एमआरआई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक और लाइफस्टाइल डिजीज, इनसे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। पबेड हो गया। पबेड में इवोल्यूशन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गए, ये छोटी छोटी टर्म है ना, ये भी इनकी डेफिनेशन आपको स्टैंडर्ड याद होनी चाहिए। हिरार्की क्या होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, ठीक है, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आया तो फटाफट से डेफिनेशन लिखेंगे और फटाफट क्वेश्चन कर देंगे कंप्लीट। जैसे कि लास्ट टाइम जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट से आया था, तो हमें वो पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ कोट वाली रिपोर्ट थी, वहाँ से जर्नलिस्ट और ये स्पेशलिस्ट हैं, इनका वो स्टार्ट होता है, वहाँ से ट्रेसेस हैं इनके, है ना। तो वो अगर हमें पता है तो हम तुरंत डेफिनेशन लिख के और उसको स्टार्ट कर देंगे, सॉरी वो कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड लिख के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारा आप देख लेना, है ना। अब अपन आते हैं ये रिलेवेंस, ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेकंड जस्ट, इनका रिलेवेंस क्या है। अब ये मैं ज़्यादा पुराने पेपर नहीं है, 2023 के पेपर लेके आया हूँ। जितने भी मैंने टॉपिक बताए ना, देखो उसमें 23 में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। देखो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ले देके क्या चीज़ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, और अपने ये कॉलोनियलिज्म आ जाता है। तो इन सब की अगर मान लो आपको डेफिनेशन भी याद है, आपने डेफिनेशन बना रखी है, तो आप अटेंड नहीं कर सकते क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आया 10 नंबर का, तो अगर आपने डेफिनेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहले ही प्रिपेयर की हुई है, तो आपका लगभग 1 मिनट बच जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का क्वेश्चन आया है, इस पर अगर आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ होता तो भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये देखो जुडिशियल कंट्रोल इन इंडिया, और पॉलिटी वाले टाइम पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई जुडिशियल कंट्रोल पे, ये देखो फेडरलिज्म, सॉरी इसमें ये पबेड, देखो कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर होना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन आया क्रिटिकली एनालिसिस, तो जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है, यहाँ से अपन स्टार्ट कर देंगे। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है जुडिशियल कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। रेडीमेड प्रिपेयर था, तो ये है ना। एक क्वेश्चन था कि मॉरल डिलेमा क्या है। अब मॉरल डिलेमा की डेफिनेशन पहले ही याद कर लो, एथिक्स में आपको पता है कि अच्छा क्वेश्चन आने के चांसेज हैं इससे, ठीक है। ये देखो एमआरआई का क्वेश्चन आ गया, 2023 में आया था, है ना। अब नया टॉपिक ऐड हुआ था, तो आपको एटलीस्ट इसका एमआरआई की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए थी कि यार ये क्या है, मैं क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में तो कैसे स्टार्ट करूँगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन, अब हमें खूब पता है कि क्लाइमेट चेंज अपने सिलेबस में इकोनॉमी में भी है, अपने इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नाम से जोग्राफी में भी है, और अपने इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नाम से पॉलिटी में भी है, ठीक है। तो लगभग ये सेम रिलेटेड है। तो 1 2 3 लाइन कुछ क्लाइमेट चेंज पे कोई डेटा याद कर लो कि भाई आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, या क्लाइमेट चेंज पे कुछ ऐसे याद कर लो कि भाई जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, और ये XYZ जो कंट्रियाँ हैं वो इनका वो झेल रही हैं समस्याएं, है ना। तो ये याद रख लो, वहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो अब बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अब ये देखो क्लाइमेट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, इम्पैक्ट ऑफ फिजियोग्राफ इन क्लाइमेट ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्लाइमेट से कर सकते हैं। भाई क्लाइमेट होता क्या है कि एक लॉन्ग टाइम पे, लगभग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो कंडीशंस होती हैं, है ना, उसको अपन क्लाइमेट बोलते हैं। एक लॉन्ग रीजन पे लॉन्ग टाइम के लिए जो कंडीशंस होती है ना, ये तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक ओपन एंडेड हो जाता है कि मोदी जी अपने बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मोदी जी कुछ ना कुछ देते रहते हैं हमेशा, है ना। तो ये जैसे इन्होंने बोला था, अभी आईआर के किसी भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। अब आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ के देखना कि ये है क्या एग्जैक्टली चीज़, ठीक है। सिर्फ मोदी जी ने इतना बोला था कि ये सम गच्छ ध्रुवम, सम वै ध्रुवम एंड सम वो मानना सी जानता। यहाँ से अपन ने
एक अच्छा सा कंक्लूजन बना लिया कि भाई भारत एक शाश्वत देश है और ये एक्स वाई जेड अर्थात मिलकर चलें, मतलब कि ये जो कोट है ये बताता है कि मिलकर चलें, संवाद करें और मन एक रखें। यही भावना साझा प्रगति, सहयोग और समरसता पर आधारित एक वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाती है। विविधता में एकता का यह दृष्टिकोण विश्व में स्थायी शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, अब ये देखो कितना सही कंक्लूजन है। अब ये कितना आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के उसमें, है ना। इंडिया पाकिस्तान वॉर है भाई, हमारा इंडिया का क्या है, हम वॉर कभी चाहते ही नहीं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, है ना, या बार बार प्रोवोक करता रहेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि अगर हम गांधी जी का देश हैं तो हम गीता का भी देश है, और गीता अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है। ठीक है, सही और गलत के लिए लड़ना सिखाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये वाला, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू। अब देखो ये जो कंक्लूजन है ना, ये मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि आप ये कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी। देखो इसको पढ़ो जरा, कि टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इट्स इंपेरेटिव टू बिल्ड अ नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, मतलब टेक ड्रिवन एंड स्किल सपोर्टेड सोसाइटी रूटेड इन दी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप टेक में यूज़ कर सकते हो, आप इसको पॉलिटी में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप इसको, है ना। ये बोल रहा है कि भाई जो पॉपुलेशन है ना उसको स्किल से भर दो और अपने आप डेवलप बन जाएगी कंट्री, अगर आपने उसको स्किल से भर दिया। बट स्किल से भरने के बाद में भी आप उसको अपनी जो वैल्यूज़ है ना, सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज़ हैं, उनसे दूर मत होने देना, कि उनके पैर तो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ में रहें और उनका सर जो है वो आसमान में लहराता रहे। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, स्किल्स, बहुत ही स्किल्ड लेबर फोर्स होगी हमारी। तो अगर इतना कर दोगे तो ऑलरेडी इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, बट अपनी वो नहीं बोलनी, रूट नहीं बोलना अपना, है ना। अब ये देखो ये इंट्रोडक्शन है। अब ये एजुकेशन वाले जो बड़ा उस है वहाँ कहीं भी काम आ जाएगा। ये देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अगर कर दिया तो इंडिया 3 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन और फिर 9 ट्रिलियन से 26 ट्रिलियन बन जाएगा 2047 तक। ठीक है, ये कर सकते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ ऐसी है कि जैसे पॉलिटी में या फिर कहीं भी कोई भी रिकमेंडेशंस वगैरह में, या मान लो कि सेपरेशन ऑफ पावर से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो अपन एक जो है स्टेटमेंट है बहुत अच्छा, इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लैक्स, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड एंड नो ब्रांच बी इट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर इज अबव द सुप्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऑल ड्राइव्स पावर फ्रॉम दिस। इसका कहने का मतलब है कि कहीं भी आ जाए, कहीं भी आप फंस रहे हो ना, तो ये कंक्लूजन डाल दो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पे छोड़ दो, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो है, कोई भी ब्रांच इससे ऊपर नहीं है और सब अपनी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यूनिवर्सल कंक्लूजन हो गया किसी भी टॉपिक के लिए। एक ये है कि एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें एक्स वाई जेड का मतलब है कि आप एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी लिख सकते हो। देखो जरा इसको पढ़ो, एक्स वाई जेड इज ए पेरिनियल प्रॉब्लम, देयरफॉर एक्शन टू काउंटर इट मस्ट नॉट बी सीजनल। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्स वाई जेड क्या हो सकता है? करप्शन हो सकता है ना। मान लो कोई करप्शन से आया तो पेस्ट कर दिया ये सीधा, करप्शन इज ए पेरिनियल प्रॉब्लम और देयरफॉर सॉल्यूशन एक्शन टू काउंटर इट मस्ट नॉट बी सीजनल, है ना। या फिर कोई और चीज़ ले लो आप, है ना, एक सेकेंड। ठीक है, करप्शन की जगह आप क्लाइमेट चेंज ले लो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, बस ये एक्स वाई जेड हटाना है। ठीक है, अब रेडीमेड कंक्लूजन में एक बच्चा बोलेगा कि भैया ये क्या बता दिया, मेरे तो यू भी ना होने लग रहा। तो अपने राजस्थानी ताऊ हैं वो बताते हैं कि रुक जा, मेरे का इंगो भी सॉल्यूशन है, टेंशन ना ले। सॉल्यूशन क्या है अपना? मोदी जी। ठीक है, ये कहीं भी जाएंगे, किसी भी समिट में जाएंगे, आप कॉपी और पेन तैयार रखो, आपके लिए बहुत अच्छी 8-10 लाइन बोल के ही आएंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फटाफट इसको एंड करते हैं, अब टाइम काफ़ी हो गया। देखो ये सारा आप देख लेना, IT प्लस के IT इक्वल टू IT, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस के इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। अब मान लो कोई भी टैक्स से कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, या फिर ये एजुकेशन वगैरह का या कुछ भी आया, तो आप कंक्लूजन में अगर इसको डाल दोगे इस फॉर्मूले को कितना इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, IT प्लस का IT इक्वल टू IT, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, या सबका साथ सबका विकास हो गया, ग्रामोदय से भारतोदय हो गया। अब मान लो
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन था 2021 में, उसमें कंक्लूजन में ये बता सकते हो ना आप कि भाई ग्राम अगर बढ़ेंगे, ग्राम का उदय होगा तो भारत का उदय होगा। क्योंकि आज भी जो भारत की आत्मा है ना, गांधी जी ने जैसा कि कहा था कि गांव में बसती है, तो वो आज भी है भाई। ठीक है, स्वच्छ भारत, ये स्वस्थ भारत, पढ़े पढ़ाएं देश बढ़ाएं, ठीक है, विकसित भारत, सशक्त भारत, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये अपन यूज़ कर सकते हैं। ये साइंस में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये रिसर्च एंड R&D का अगर कोई क्वेश्चन आया उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, FDI फर्स्ट डेवलप इंडिया, ठीक है। या फिर जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे IR में आता है कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी एंड नो परमानेंट फ्रेंड, तो ये यूनिवर्सल लाइन है, ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो कोई क्वेश्चन आया IR से रिलेटेड, तो आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो कि भाई जो भी चीज़ है वो नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो नेशनल इंटरेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अमृतकाल विजन 2047, ये सब आप देख लेना, ठीक है। रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल, अब ये क्लाइमेट चेंज के जो मिटिगेशन है उसमें यूज़ आ जाएगा, ठीक है। ये होता है ना RRR वाला, ठीक है। फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल डिलीवरी, पंचामृत हो गया क्लाइमेट के लिए, ये कुछ फार्मूलाज है। जैसे कि 5F है, ये अपने एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है कि फार्म से फाइबर बनाओ, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन और फैशन से फॉरेन भेजो उसको, ठीक है। तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं। एक इनका स्टेटमेंट था, देखो आज तो इंडिया पाकिस्तान ये हुआ था, जो वॉर हुआ था या जो भी ये टसल हुआ था, उससे पहले इन्होंने एक गलवान के टाइम पे स्टेटमेंट बोला था मोदी जी ने। अब ये गलवान के टाइम पे बोला था इन्होंने किसी न्यूज़पेपर इसमें, सॉरी मतलब किसी उसमें बोला था, PIB के एक उसमें था कि लाउडनेस इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रेंथ एंड साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू वीकनेस। अब ये कितनी बड़ी बात है ना। अब पाकिस्तान को अपन कितने टाइम से झेलते आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि यार ये कुछ बोलते नहीं है तो कुछ भी कर लो। इस बार हमने बता दिया कि भाई हम अगर साइलेंट हैं तो हम ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते। इस बार हमने पूरा ढंग से रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो ये IR में कहीं भी यूज़ हो जाएगी कि हम विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, इसलिए हम हमेशा शांत रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार डिप्लोमेटिक डायलॉग से समस्याएं समाधान हो जाएं, अदरवाइज हमारे जो लैंड है उस पर परशुराम का भी जन्म हुआ है, तो हम में वो ट्रेड्स भी है, ठीक है। हम बहुत ढंग से रिप्लाई करना जानते हैं। तो और फाइनली इसको कंक्लूड कर दो कि लाउडनेस इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेंथ एंड साइलेंस इज नॉट इक्वल टू वीकनेस, ठीक है। अब कुछ भी याद नहीं आए, मान लो कुछ भी आपको याद नहीं आए, तो कंक्लूजन में आप एट द एंड कम से कम SDG तो डाल के ही आना। SDG रट लो कि भाई जैसे मान लो कि 13 SDG है तो वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, 14 SDG है तो वो लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, ठीक है। ये 14 और 15, तो इन सबको याद कर लो और वो लिख के आ जाओ वहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कमिटीज़ मैंने दे रखी है, इनको आप देख लेना। लास्ट में SDG भी याद नहीं आए तो कोई कमेटी की रिकमेंडेशन याद डाल दो। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है तो अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन डाल दी, ठीक है। जैसे कि मान लो वुमेन से कोई क्वेश्चन था तो आप डाल दो लास्ट में कि और इसके लिए इसकी जो अपने जस्टिस वर्मा कमेटी है इसको देखा जा सकता है। जस्टिस वर्मा कमेटी, ये जस्टिस वर्मा कमेटी वही है जो निर्भया कांड के लिए जो बनी थी, ठीक है। पुलिस में ये काफ़ी सारी कमेटियाँ आप देख लेना। जैसे इन्वायरमेंट में ये गार्डगिल कमेटी है, ये वेस्टर्न घाट के लिए बनी थी, ठीक है। ये सारे आप देख लेना। जस्टिस VN श्रीकृष्णा कमेटी है जो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, ठीक है। पुंची कमीशन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये अपन सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कमेटियाँ हैं, बट सारा मैं ही थोड़ी करूँगा, आप भी तो करोगे कुछ, है ना। अब यूज़ कैसे करना है मैं लास्ट में बता दूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा होगा कि आपने ये लिख तो दिया है 5T, इसको यूज़ कैसे करें, हम कैसे करें। तो देखो सॉरी 5F वाला, तो 5F को मैंने यूज़ करके बताया हुआ है। ऐसे करना है कि देखो द 5F फार्मूला, फार्म टू फाइबर, फैब्रिक, फॉरेन फैशन, इंडिया कैन बूस्ट रूरल इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट। अब इतना सा ही लिखना था बस कि ये जो 5F है ये एक्चुअली में रूरल जो इकोनॉमी है या फिर जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कीवर्ड अपन ने देखा था कि विकसित भारत @2047। अब इसको कैसे कंक्लूजन में डालें कहीं भी, तो टू रियलाइज द अमृतकाल विजन ऑफ विकसित भारत 2047 वी मस्ट एम्ब्रेस स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट मतलब क्या होता है, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। अब बताओ कितना सही है ये, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देख लेना, ठीक है। और
अब ये फाइनली कि क्या मैंडेटरी है क्या हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डालना, तो नहीं, जिनमें ज़रूरत नहीं है उसमें मत डालना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि 21 में पूछा था कि 5 साइंटिस्ट पूछे थे, 10 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 5 साइंटिस्ट पूछे थे, तो 2-2 नंबर के थे, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको 20 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो सीधे डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। देखो इन स्टूडेंट ने डायरेक्टली स्टार्ट किया है, ठीक है, और मिले थे इनको नंबर, क्योंकि अगर बॉडी अच्छी थी तो नंबर दे दिए थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं उनमें नहीं लिखना, ठीक है। एनालिटिक में हमेशा लिखना होगा, साइंस और टेक में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी, ठीक है। हिस्ट्री इकोनॉमी वगैरह इनमें नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। हिस्ट्री में जैसा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है इसमें लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा था कि ये साइंटिस्ट का पूछा था और इन्होंने सीधा स्टार्ट किया, इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना था, ठीक है। सेम यही है, ये देखो इसी इथिकल डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन था। अब इसमें एक्चुअली में इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, है ना, बट इन स्टूडेंट को नहीं आता था, इन्होंने सीधा टू द पॉइंट स्टार्ट किया है। तो अगर नहीं आए तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सोचना नहीं है एग्जाम में, वहां लिख देना तुरंत, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं ये फटाफट से। ये क्वेश्चन है कि 2023 मेंस का है कि विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता है, व्याख्या कीजिए। अब आप सोचो इस पे क्या बना सकते हैं। आपने सोच लिया होगा, अब बात करते हैं। अब देखो इस पे सोचो कि क्या इस पे कोई डेफिनेशन से क्वेश्चन वो बन सकता है क्या, इंट्रोडक्शन, कोई डेटा याद है क्या, कोई बैकग्राउंड याद है क्या, इसका करंट फॉर्मूला, कोट वगैरह, कुछ भी याद आ रहा है क्या। तो वहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं इसको कि जैसे कोट में मेरे को याद आ रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृति मेरे घर में खुली हवा की तरह फैले, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी संस्कृति मेरी अपनी संस्कृति पर वजूद पर सवाल खड़ा कर दे, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया कोट से। या फिर आप जैसे कि ये बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड से एक स्टार्ट कर सकते थे, ये कर सकते थे कि ये जो अपना इंडिया है, ठीक है, उस टाइम तो यहाँ तक था, तो यहाँ से फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे थे और ये फॉरेन इन्वेडर्स आके यहाँ बस गए, सारे बस गए, है ना। तो ये इस लैंड में कुछ तो विशिष्ट बात है कि यहाँ पे जो भी आक्रमणकारी आए वो यहीं के बन के रह गए। आज इतनी डाइवर्सिटी हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सारे रिलीजन क्यों है इंडिया में, क्योंकि जो भी आए थे ना इस भूमि को या इस लैंड को जीतने के लिए, वो यहीं के ही बस के रह गए। यहाँ की संस्कृति उनको इतनी प्यारी लगी कि वो उन्होंने ये संस्कृति अडॉप्ट कर ली। आप यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड से हिस्ट्री का बैकग्राउंड कर दिया, हम देखते हैं खूब हूण वगैरह और ये सारे इंडियंस बन के रह गए, है ना। एक डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया कि इंडियन सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स इट्स रिच डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, फेस्टिवल, क्यूजिन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लिटरेचर ईटीसी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते थे, है ना। अब एक क्वेश्चन है, इसको और प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है, कि ये जो एनडीसी था, एनडीसी जो अपडेटेड एनडीसी थे UNFCCC द्वारा दिए गए, वो उन पे क्वेश्चन है। अब आई होप आपने देख लिया होगा, अब फटाफट से देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो कोई सर्च करो कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद आ रही है क्या एनडीसीज की, ठीक है, या कोई बैकग्राउंड याद आ रहा है क्या, या कोई करंट इवेंट याद आ रहा है क्या, ठीक है। अब सोचो आप, करंट इवेंट याद आ रहा है भाई, एनडीसीज आए कहाँ से थे, तो UNFCCC की कॉप जो 21 थी, वहाँ से ये एनडीसी की अवधारणा चालू हुई कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखेंगे, हर कंट्री अपने अपने टारगेट रखेगी और उनको अचीव करेगी ताकि क्लाइमेट कंट्रोल हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड में वही UNFCCC की रिपोर्ट वो डाल देंगे कि वहाँ से चालू हुआ था ये, ठीक है। या फिर आप बैकग्राउंड में डाल सकते हो कि ये जो एनडीसीज की नौबत है वो आई क्यों है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो एक्सप्लॉइट किया था इन्वायरमेंट को, वहाँ से ये ओरिजिन हुई है प्रॉब्लम, ठीक है। या डेफिनेशन डाल सकते हो आप एनडीसीज की। अब अपन देख लेते हैं, देखो डेफिनेशन में क्या है, एनडीसीज की मैकेनिज्म, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एनडीसी का मेन टारगेट ये है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है, और अगर हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बैकग्राउंड में वही सेम चीज़ देखो, COP21, UNFCCC और December 25 डाला हुआ है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं फिर अपन खत्म करेंगे इसको, कि डिस्कस द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म। आपने पॉज कर लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो कोई डेफिनेशन याद आ रही है क्या, कोई डेटा याद आ रहा है क्या, कोई बैकग्राउंड, करंट इवेंट याद आ रहा है, करंट इवेंट में याद करो क्या हो सकता है, सोशल रिफॉर्म क्या हो सकता है, 2013 में क्या हो सकता है, विशाखा गाइडलाइन, ठीक है, विशाखा गाइडलाइन हो सकती है। और क्या हो सकता है कोई करंट इवेंट,
अभी जैसे ये अपना इसका हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया, यस नेशनल हेल्थ पॉलिसी याद आ गया, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, मतलब ऐसे सोचो सोसाइटी में आता क्या, नियॉन सर ने क्या बताया, सोसाइटी में विमेन आती है, ठीक है, विमेन पे हमने विशाखा गाइडलाइन सोच लिया। सोसाइटी में क्या कहते हैं ये अपना आता है, हेल्थ आती है, ठीक है, एजुकेशन आती है, ये सारी चीज़ आती है। हेल्थ से क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी तो है, सोशल रिफॉर्म ही तो है, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो आगे देख लेते हैं कि इसमें करंट से स्टार्ट किया था, ठीक है। रिसेंटली ऑन ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे पीएम नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स। एकदम सिंपल सा दिया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। 21 सेंचुरी में इंडिया को सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है काफ़ी फ्रंट पे, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर वगैरह ये, और करंट का अपन ने देख ही लिया है, ठीक है, करंट वाला अपन ने देख लिया था। अब आज ये हो गया अपना कंप्लीट। अब मैं फटाफट से वाइंड अप कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बात की। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस है क्या, तो वो हमने विद एविडेंस देखा था कि हाँ भाई है, टॉपर्स को नंबर मिले हुए थे। फिर उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाए काफ़ी तरीके से, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, करंट, है ना, डेटा, इन सब से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सब्जेक्ट वाइज भी हम रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। लास्ट में हमने कंक्लूजन में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो हमने कुछ एक्रोनिम्स थे जो कि मोदी जी बोल के आते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हुआ है, या फिर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, वो हमने देख लिया ताकि ऐड कर सके हम। जैसे कि मान लो आईआर का क्वेश्चन है, तो आईआर में आप लिख दोगे ना कि XYZ एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें बनना क्या है, रीजनल पावर बनना है सबसे पहले, और रीजनल पावर के बाद में विश्व गुरु बनना है, ठीक है, क्योंकि रीजनल पावर बन पाएगा इंडिया तभी जाके ग्लोबल पावर बन पाएगा। तो ये ऐड कर दिया, 2 कीवर्ड, रीजनल पावर, ग्लोबल पावर, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन ने देखा था, और फाइनली अपन ने प्रैक्टिस की थी 3 क्वेश्चंस की कि कैसे जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा जाए एग्जाम वाले माहौल में, और आई होप आपने वो लिखे भी होंगे। और ये अपना वाइंड अप हो गया पूरा, अपना लेक्चर 5वां कंप्लीट हुआ। अब 6वां लेक्चर जो आएगा वो बॉडी पे आएगा, और नियॉन सर आपको बताएंगे कि बॉडी में क्या लिखना है, जैसे कि, ठीक है। मेरी अपील है सबसे, बड़ों की जो है आदर करो, छोटों का सम्मान करो, ठीक है, और हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और बस खुशियाँ बटोरते रहो अपने आसपास, है ना। और घर पे हमेशा कांटेक्ट में रहना है, घर वालों से दूर नहीं होना, ठीक है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कर वाला हो वाला, लोगों की हेल्प करते रहो तो आपकी भी हेल्प होगी। अल्टीमेटली ये चीज़ें होती है, ये यूनिवर्स किसी न किसी मैकेनिज्म पे गवर्न है ना, ठीक है। इसी के साथ मैं रेडॉन आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट कभी लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, बाय।